Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So we are continuing the series जो हमने स्टार्ट की थी MCQ सीरीज़. फर्स्ट चैप्टर का ही ये सेकंड पार्ट है एंड इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है आपका उसकी मैं MCQ सीरीज़ आपके लिए ले आऊँगी. एंड यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है, अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड और आपके ऑप्शंस हैं बाय एडिंग सम इलेक्ट्रॉन्स, बाय एडिंग सम प्रोटॉन्स, बाय रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स या फिर बाय रिमूविंग सम प्रोटॉन्स. तो सबसे पहले तो यार बाय एडिंग सम इलेक्ट्रॉन, सपोज क्लोरीन है एंड मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला Cl-, तो बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई, विच मीन्स जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है. ये तो डायरेक्ट हमें देख के ही पता चल गया, बट जो बाकी ऑप्शंस है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. बाय एडिंग सम प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स एंड हमारे जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, सो उन्हें हम रिमूव नहीं कर सकते हैं. तो ये जो डी ऑप्शन है बाय रिमूविंग सम प्रोटॉन्स, तो रिमूव नहीं हो सकते हैं प्रोटॉन्स. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे तो एक कैटायन बनता है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड. बाय एडिंग सम प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स ऐड हम नहीं करते हैं, हम क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. इसके बाद वील मूव ऑन टू आवर 12th क्वेश्चन. सो जो 12th क्वेश्चन है वो है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ड्यू टू चार्ज क्यू इज ई. सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, उसे हम ई से डिनोट कर रहे हैं. इफ द सेम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द कॉपर स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर. अब हम क्या कह रहे हैं कि ये कॉपर की स्फेरिकल शेल हम ले रहे हैं. तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए स्फेरिकल शेल का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर. अगर जो कैपिटल आर है वो हमारा डिस्टेंस है. सेम यही फॉर्मूला होता है अगर हम एक डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट ले रहे हैं प्लस क्यू चार्ज से. सपोज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है यानी डिस्टेंस आर है, तो ये भी कितनी होती है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, विच मीन्स दोनों की ही जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, सेम है. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, तो विच मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, बिकॉज दोनों की ही वैल्यूज जो हैं वो सेम है. अगर जो वैल्यू है वो हाफ आती तब हम E/2 लिखते. सिमिलरली अगर 1/4 आती तब E/4 लिखते, एंड अगर ट्वाइस आ जाती उसकी तो 2E लिखते. बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम आई है, विच मीन्स जो सी ऑप्शन है हमारा वो सही है. सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा. देन वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 13th क्वेश्चन. अब यहाँ पे है, इन अ रीजन वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 5 न्यूटन पर कूलम. तो यहाँ पे यार हमारा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है. सबसे पहले तो ई की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 5 न्यूटन पर कूलम. उसके बाद है 40 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग पर स्क्वायर मीटर. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कौन डिनोट करता है, हमें पता है फ्लक्स डिनोट करता है यानी कि 5. तो ये कितनी है, 40 है. अब उसके बाद सेकेंड पार्ट है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर स्क्वायर मीटर वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 न्यूटन पर कूलम. तो इसको कैसे करेंगे, हमें पता है फाई का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए. अब यहाँ पे हमें कहीं भी थीटा की वैल्यू नहीं दी है, विच मीन्स जो हमारा कॉस थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है. तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, अब फाई की वैल्यू पता है 40 एंड ई की वैल्यू पता है कितनी है 5, तो 40/5 करेंगे तो हमें ए पता चल जाएगा, विच मीन्स ये 5 8 40 होता है. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 5, ए की वैल्यू है 5. देन उसके बाद हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विच मीन्स अब हमें 5/2 निकालना है, वो सपोज हम 5/1 कंसिडर कर लेंगे. तो अब हमें नेक्स्ट कंडीशन पे 5 निकालना है. यहाँ पे क्या गिवन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू है 10. तो ई की वैल्यू हमें पता है एंड ए की वैल्यू भी पता है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 80, विच मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. Then we have our next question. If an electric dipole is placed in a uniform electric field, it experiences torque only, net force only, both torque and net force, neither torque nor net force. तो सबसे पहले तो हम कंसिडर करते हैं ये एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम एक डायपोल रख रहे हैं. अब लोग हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई है इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव को होगी, हमें पता है. देन उसके बाद सपोज ये मैंने एक डायपोल ले लिया, यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज हम ले रहे हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है टॉर्क तो डेफिनेटली जनरेट होता है. टॉर्क कब जनरेट होता है, जब रोटेशनल मोशन होता है. तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन होता है,
क्यों होता है? सो दैट हम सेम डायरेक्शन में अलाइन कर सके उस इलेक्ट्रिक डायपोल को। एंड देन इसके बाद क्या है? नेट फोर्स ओनली। जो नेट फोर्स होता है ना वो ज़ीरो होगा। क्यों होगा? यहाँ पे जो फर्स्ट वाला चार्ज है इसकी वजह से फोर्स की वैल्यू आई माइनस क्यू ई, इसकी वैल्यू आई क्यू ई। दो हम जो नेगेटिव साइन है उसे क्या करते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसकी वजह से कपल जनरेट होता है। बट जो नेट फोर्स आएगा वो क्या है? इस वाले फोर्स की डायरेक्शन कहाँ को होगी? देखो ये माइनस चार्ज है एंड यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड को एंड इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड को। तो ये कैसे हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट है। जब भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं तो नेट फोर्स हमारा कितना आता है? ज़ीरो आता है। इसीलिए नेट फोर्स तो हमारा ज़ीरो है, विच मीन्स यहाँ पे कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। देन उसके बाद सिर्फ हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला भी गलत होगा, बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स, क्योंकि सिर्फ टॉर्क लग रहा है, नेट फोर्स कितना है? ज़ीरो। डी वाला ऑप्शन भी गलत है। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नाउ वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कूलम्स लॉ which quantity has to be measured accurately so that force due to the charges is more accurate। तो सबसे पहले हमें पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या फिर कूलम्स फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कई लोग को कन्फ्यूजन थी कि ये के क्या है और इस पूरे के ही बदले कई बार हम के लिख लेते हैं। सो ये वाला जो के है ना ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एंड इस पूरी क्वांटिटी के बदले वाला जो हम के लिखते हैं वो होता है एक कांस्टेंट, क्योंकि जनरली हम कांस्टेंट को के लेते हैं तो वो के अलग होता है एंड ये जो के है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये अलग होता है। सो इसमें कंफ्यूज मत होना, लास्ट टाइम मुझे कमेंट आया था इसीलिए आई थॉट मैं इसको आपको बता देती हूँ। देन ये है हमारी कूलम्स फोर्स की वैल्यू एंड इसके बाद लुक एफ किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे डिपेंड कर रहा है, विच मीन्स ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज। यहाँ पे देखो क्या है? Q1 Q2 विच मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत है। बी है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सो डिस्टेंस पे डेफिनेटली डिपेंड कर रहा है। सी है हमारा परमिटिविटी। सो जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इसकी वैल्यू डेफिनेट होती है, विच मीन्स जो कूलम्स फोर्स में हमें एक्यूरेटली मेजर करना है वो क्या है? आर, विच मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वील मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 16th क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ टू आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ ऑपोजिट चार्जेस कम इन कॉन्टैक्ट। सो इसका क्या मतलब है? सपोज एक बॉडी में प्लस क्यू चार्ज है एंड दूसरी बॉडी में नेगेटिव क्यू चार्ज है। इन दोनों बॉडीज़ को हम एक दूसरे के पास में ला रहे हैं यानी कि कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं, तब क्या होगा? चार्ज इज एक्सचेंज नहीं। जब भी ऐसी दो बॉडीज़ लाते हैं जिनमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है तो वो क्या करती हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करती हैं, विच मीन्स जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाता है। सो जो ये हमारा बी ऑप्शन है वो हो जाएगा सही एंड आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो सी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड इन बोथ द बॉडीज़। इंडक्शन कब होता है? जब मैं एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को सपोज एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाऊं तो उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। सो सी ऑप्शन हमारा गलत है यहाँ पे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है वो भी आई होप आपको यहीं पर से समझ में आ गया होगा एंड यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग बिट्स ऑफ पेपर विद द हेल्प ऑफ चार्ज्ड कोम। सो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है कि सपोज एक प्लस क्यू चार्ज वाली बॉडी है, मैं एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाऊंगी तो उस पर नेगेटिव क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, विच मीन्स जो ऑपोजिट साइन वाला चार्ज है वो इंड्यूस होगा दूसरी बॉडी में। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक चार्ज्ड कोम है तो उसमें क्या होगा? चार्ज्ड कोम है, सपोज उसमें पॉजिटिव चार्ज है, सो उसको हम ले गए बिट्स ऑफ पेपर के पास, यानी कि छोटे छोटे पीसेज हैं पेपर के, उसके पास ले गए तो वो क्या करता है? उसे अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज उसमें नेगेटिव क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया है, ऑपोजिट चार्ज उसमें इंड्यूस हो गया है एंड वी नो ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड इसीलिए ये अट्रैक्ट करेगा एंड ये अट्रैक्शन किसकी वजह से होगा? बी, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि डी ऑप्शन सही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा नहीं होता है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। जब भी एक चार्ज्ड बॉडी को हम एक न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाते हैं तो उसमें ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट करते हैं।
तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q/L। Q है हमारा चार्ज, L है लेंथ जिसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस चार्ज को। सो Q की यूनिट होती है कूलम और L यानी कि लेंथ तो मीटर। सो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह के जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से कर पाओ। देन 19th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये होता है, चार्ज इज एडिटिव। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसे नहीं पता है कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हम एक कोई भी बॉडी ले रहे हैं उसमें जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा दैट वुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। जो n है वो एक इंटीजर होगा एंड e जो है हमारा फंडामेंटल चार्ज है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्वांटाइजेशन वाला भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहता है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी होती है। डी ऑप्शन हमारा नहीं होता है उसकी प्रॉपर्टी, विच मीन्स हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, नॉट अ प्रॉपर्टी। सो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज कब होता है, जब बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हो। यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी यहाँ पे पूछी गई है, विच मीन्स सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी नहीं होता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज की। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम चार्ज एज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट की हम बात कर रहे थे, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर भी यही चार्ज होता है, बस जो साइन है वो किसका होता है, नेगेटिव का। प्रोटॉन पे भी यही चार्ज होता है। सो विच मीन्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2। अब यहाँ पे जो सी ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है, वो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। प्लस ई से इसे डिनोट करते हैं, क्यों करते हैं, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है विच मीन्स प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम चार्ज है इस पे भी, बट जो डी ऑप्शन है वो क्यों करेक्ट है, क्योंकि बोथ 1 and 2 दोनों ही पे सेम चार्ज है, इसलिए सी का कोई ऑप्शन ही हमें गिवन नहीं है, क्योंकि तीनों पे ही सेम चार्ज है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप ये आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन है और प्रोटॉन है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने देखा प्रोटॉन पे भी यही चार्ज है एंड पॉजिट्रॉन पे भी यही चार्ज है। सो डिफरेंस क्या है, ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, विच मीन्स इसका जो मास होगा वो कितना होगा, 9 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो जो यहाँ पे उसका मास है वो बहुत कम है। प्रोटॉन की मास की बात करें तो वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो यहाँ पे डिफरेंस है, प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा है एंड पॉजिट्रॉन का मास क्या है, बहुत कम है। दोनों पे ही जो चार्ज है वो सेम है। तो आई होप दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और डी ऑप्शन करेक्ट क्यों है ये भी समझ में आ गया होगा। देन हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्जेस एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अगेन हम क्या ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल, सपोज ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। यहाँ पे हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है 2L। सेंटर पे पूछा गया है, सेंटर पे विच मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है ये L होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये L होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे, यानी कि इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, देन इसी पॉइंट पे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और डिस्टेंस कितना है, L है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू Q/L²। सिमिलरली जो हमारी E1, सपोज E1 है प्लस क्यू चार्ज की वजह से, एंड देन E2 निकालते हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, 1/4πε0 इंटू Q/L²। सो दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। सो अगर हम सेंटर पे निकाल रहे हैं तो टोटल करना पड़ेगा, विच मीन्स E1 प्लस E2। सो E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q/L²। सो ये क्या है, ड्यू टू वन ऑफ द चार्जेस। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। A 0 तो नहीं हो रहा है डेफिनेटली। B है इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज, नहीं। यहाँ पे क्या है, E इज इक्वल्स टू 2 इंटू
ये वैल्यू किसकी थी, दोनों की, किसी की भी कह सकते हैं, E1 E2 की। सो सी ऑप्शन है ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट द सेंटर। सो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि हमने पूरा डिराइव करके भी देख लिया, E इज इक्वल्स टू 2 इंटू E1 आ रहा है, यानी कि अगर हम एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो अगर हम कह रहे हैं दोनों चार्जेस की वजह से तो वो टोटल सम हो जा रहा है, तो वो ट्वाइस आ जा रहा है उसका, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैविंग चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो विच मीन्स दो हम प्लेट्स ले रहे हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है विच मीन्स, एंड इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। सो प्लस सिग्मा हम किससे डिनोट करते हैं, हमें ये पता है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इफ medium between the plates is vacuum, if epsilon 0 is the dielectric permittivity of vacuum, then the electric field in the region between the plates। ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये सिंपल हमें पता है कि अगर हम पैरेलल प्लेट्स लेते हैं जिनमें ऑपोजिट चार्ज है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सी ऑप्शन हमारा डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। सो ये खाली ये इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है कई बार, आंसर जो है वो सिंपली आ जाता है, अगर इसके बाहर निकालनी होती तब जो वैल्यू है वो अलग होती है। एंड यहाँ पे क्या है, बिटवीन द प्लेट्स कहा गया है, बिटवीन द प्लेट्स के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है ये। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन हो सकता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 ये कब होता है, जब सिर्फ एक चार्ज हम कंसिडर करते हैं, यानी कि सिर्फ एक प्लेट लेते हैं। सपोज मैंने ये एक प्लेट ले ली है या फिर एक चार्ज शीट ले ली है, इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर 0। तो ये जो वैल्यू है ये कब है, चार्ज शीट जब हम सिर्फ एक ले रहे हैं, अगर हम दो प्लेट्स ले रहे हैं जिसपे एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी इजी से क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं आपके लिए, सो दैट जो बेसिक से बेसिक बच्चा भी है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर जिसके बेसिक डाउट्स भी नहीं क्लियर हैं वो भी क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये आपको पता होगा कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय आर। अगर आर जो है वो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r के। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, प्रोपोर्शनल, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे लिखा रहता तब आंसर क्या होता, r, बिकॉज E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, बट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस आते हैं MCQs में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। यहाँ पे है प्रोपोर्शनल, तो जो हमारा आंसर है D सही होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तब आंसर R होता। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने जितने भी कराए हैं इस वाली सीरीज़ में और जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्द ही बाकी चैप्टर्स के भी मैं अपलोड कर दूँगी, एंड डू शेयर दीज वीडियोज़ बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है ये स्लाइड एंड ऑल बनाने में, प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।